एल सल्वाडोर, लैटिन अमेरिका, एक घनी आबादी वाला देश लंबे समय से अपराध और हिंसक गैंग कल्चर के लिए बदनाम रहा है। यहाँ के लोगों के लिए चाहे बाहर निकलना हो या अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाना हो, हर तरफ टेंशन ही टेंशन थी। मर्डर कॉमन था, जैसे रोज की बात हो। यहाँ की पुलिस भी इन्हीं गैंग्स के लिए काम करती थी। इतना बुरा सीन था। इन गैंग्स का ऐसा खौफ था कि पुलिस भी इनके इलाकों में घुसने से डरती थी। पुलिस का वहां आना बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ के आम लोग और सरकार दोनों ही पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। हाल इतना खराब था कि लोग अपने ही मोहल्लों में घूमने से डरते थे, और पॉलिटिशियंस वो तो इन्हीं गैंग्स के लिए लोगों से इलेक्शंस के टाइम मदद लिया करते थे। एल सल्वाडोर की सबसे बड़ी और खौफनाक थी ये दो गैंग्स। एक थी MS-13 और दूसरी बारियो 18। इनके मेंबर्स की गिनती हजारों में थी और पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। इन गैंग्स को ज्वाइन करना मतलब एक बड़ा क्राइम करना, जैसे किसी का मर्डर या फिर किडनैपिंग। इन दोनों गैंग्स के टेरर इतना था कि पूरा देश इनका नाम से डरने लगता था। इन दोनों गैंग्स की शुरुआत एक्चुअली अमेरिका में हुई थी। 1980s के टाइम पे जब एल सल्वाडोर में सिविल वॉर चल रही थी, तब बहुत सारे लोग यूएस से माइग्रेट हो गए। वहीं पे उन्होंने अपना अलग गैंग्स बनाए, MS-13, जिसका मतलब है मारा साल्वाटोर। इसमें मोस्टली सल्वाडोरियन यूथ जुड़े थे, और दूसरी तरफ थी बारियो 18, जो पहले से ही लॉस एंजलिस में एक्टिव थी, और उसमें अलग अलग लैटिन यूथ थे। 1990s में जब अमेरिका ने क्रिमिनल्स को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, तब ये दोनों गैंग्स वापस एल सल्वाडोर पहुंच गए, और वहीं से असली खौफ का दौर शुरू हुआ। MS-13 और बारियो 18 एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गए। हर एरिया पे कब्जा करने के लिए ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और इलीगल काम के लिए इन्हीं राइवलरी और भी तेज हो गई। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोज मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे क्राइम्स होते थे। आम आदमी अपने घर से निकलने से डरता था, और पुलिस भी इनके एरियाज में घुसने से कतराती थी। आज भी एल सल्वाडोर का नाम दुनिया में इन्हीं दो गैंग्स की वजह से बदनाम है। लेकिन ये सब कब तक चलने वाला था? जैसे हमारी भगवत गीता में लिखा है, जब पापों का घड़ा भर जाता है तो इंसान को अपना कर्मों का फल अपने आप भुगतना पड़ता है। यहीं पे एंट्री होती है नायब बुकेले की, जो नुएसा आइडियस पार्टी से इलेक्शन में उतरते हैं। तब उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी, और सोचो इतनी छोटी एज में ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं। आप इन्हें उन लोगों के लिए एक तरह का मसीहा कह सकते हो जो सालों से क्राइम और डर के साए में जी रहे थे। जैसे आमतौर पर पॉलिटिशियंस वादे करते हैं, करप्शन खत्म करेंगे, जॉब्स देंगे, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन बुकेले की जीत का असली रीजन एक ही था, उनका प्रॉमिस कि वो इन गैंग्स को जड़ से खत्म करेंगे। बुकेले ने इलेक्शन 2019 में जीता, तब उन्होंने अगले ही कुछ टाइम में कुछ प्लान्स जारी किए, जिसमें एक टेरिटोरियल कंट्रोल प्लान जून 2019 में लॉन्च किया, जिसके तहत पुलिस और आर्मी को स्ट्रीट्स पर उतार दिया गया। हाई क्राइम एरियाज में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुआ, इससे मर्डर और क्राइम रेट गिरना शुरू हो गया। दूसरा, इमरजेंसी स्टेट। मार्च 2022 में जब एक ही वीकेंड में 80+ मर्डर्स हुए, बुकेले ने इमरजेंसी लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स सस्पेंड कर दिए, जैसे वारंट के बिना अरेस्ट। इसके बाद मास अरेस्ट होने लगे, जिसमें मास अरेस्ट का मतलब 2022 से लेकर अब तक 2025 तक लगभग 80,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए। ये एल सल्वाडोर का अडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। ये अरेस्ट मोस्टली उन्हीं गैंग्स के थे जो गैंग्स मैंने पहले बताए थे। पहला MS-13 और दूसरा बारियो 18। गैंग्स को कंट्रोल में लाने के लिए जो प्लान कारगर साबित हुआ, वो था एक प्रिजन का निर्माण करना। 2023 में नायब बुकेले ने एक दुनिया की सबसे बड़ी और स्ट्रिक्ट जेल बनवाई, जिसमें 40,000+ क्रिमिनल्स को बंद करने की जगह थी। इस प्रिजन में ना बल्कि क्रिमिनल्स को बंद कर दिया गया, बट मास अरेस्ट में कुछ मासूम लोगों को भी इस जेल में जाना पड़ गया। इनके परिवारों को तो पता भी नहीं चल पाया कि आखिर ये लोग गए कहाँ। ये लोग उस अंधेरे में फंस गए थे जहाँ से बाहर आना नामुमकिन था। ये अंधेरा था सिकॉट जेल। इस जेल को पूरे 8 पेविलियन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जेल पूरे 410 एकड़ में फैली हुई है। चारों तरफ से 9 मीटर दीवार और उसके ऊपर 3 मीटर इलेक्ट्रिक फेंस से कवर किया गया है। इस इलेक्ट्रिक फेंस में करीब 15,000 वोल्ट का करंट हर टाइम दौड़ता रहता है। करीब 19 से ज्यादा वॉच टावर्स इस जेल में है।
जिस पर हर समय गार्ड्स पूरे जेल पर निगरानी रखते रहते हैं। इसके अलावा इसके पूरे रास्ते में चेक पोस्ट लगे हैं। अगर आपके पास इस जेल के अंदर जाने का परमिशन भी है, उसके बावजूद भी आपको हर चेक पोस्ट पे चेक किया जाएगा। मतलब इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई प्रिजनर इस जेल से भागने की कोशिश भी करेगा, फिर भी वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्हें पता है कि मौत आनी है तो बस इन 4 दीवारों के अंदर ही आएगी। इस जेल में सोने के लिए कैदियों को गद्दा नहीं मिलता। ये जो आप स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी पे कैदियों को सोना पड़ता है। इसके अलावा इन कैदियों पर सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हर टाइम नजर रखी जाती है। करीब 70 से 80 कैदियों को एक ही सेल में बंद किया जाता है। सेल के अंदर ही एक लार्ज बेसिन से ये गैंग मेंबर्स नहाते हैं और एक प्लास्टिक के बैरल में पानी पीने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रिजन में कैदियों को इनके सेल के अंदर पूरे दिन रखा जाता है। सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, वो भी बाहर, मतलब प्रिजन के अंदर ही, वो भी पूरा निगरानी के साथ। मतलब इन एक्सरसाइज पीरियड में भी कैदियों के हर एक्टिविटी को निगरानी किया जाता है। इनको किसी से भी मिलना ही नहीं दिया जाता। मतलब बाहर हो क्या रहा है इनको जरा सा भी आइडिया नहीं होता। जेल के आसपास करीब 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में फोन सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन लीकेज को रोका जा सके। और इनको टाइम टाइम पर सिस्टमैटिक टॉर्चर किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन नाम देती है। खाने में हाई प्रोटीन या हेल्दी डाइट मिलती ही नहीं, बस थोड़ा सा नॉर्मल खाना जो उनकी बॉडी को वीक बनाता रहे। एक्सरसाइज का भी सीन लिमिटेड है, सिर्फ थोड़ा टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जरा सा भी उल्टा सीधा हरकत कर दे तो सीधा फेंक देते हैं डार्क रूम। वहाँ इतना अंधेरा होता है कि बंदा अपना खुद का हाथ भी नहीं देख पाता। 15-20 दिन तक वही टॉर्चर, ना रोशनी ना हवा, बस पिच ब्लैक साइलेंस। ये सोचो कैसे मेंटल टॉर्चर होगा। जहाँ कंप्लीट आइसोलेशन और अंधेरा होता है, वहीं पे प्रिजनर्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं एंड इवन वॉशरूम भी वहीं पे करते हैं, जहाँ पे इनको कई हफ्तों तक रखा जा सकता है। एंड उस तरह के टॉर्चर को व्हाइट टॉर्चर कहा जाता है, क्योंकि इसमें मारा पीटा नहीं जाता, बल्कि कंप्लीट को मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम रूल ब्रेक करना या अथॉरिटी की बात ना मानने से पहले 10 बार सोचना पड़े। और जब से उस सिकोट जेल में वहाँ के गैंग मेंबर्स को ठूसना स्टार्ट किया गया है, तब से मेन क्राइम की रेट ड्रामेटिकली कम हुई है। वहाँ के लोग अब शांति से जी रहे हैं। जहाँ 2015 में 1 लाख में से करीब 103 लोगों को मार दिया जाता था, वो नंबर सिर्फ 7 या 8 पर आ चुका है। केसेस या किडनैपिंग ये ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, और इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से बहुत खुश है। सिकोट जेल के गार्ड्स अपना चेहरा हमेशा मास्क से कवर करके रखते हैं। ये सिर्फ स्टाइल या डिसिप्लिन के लिए नहीं है, बल्कि उनकी खुद की सिक्योरिटी रीजंस के लिए। एल सल्वाडोर में जो बड़े बड़े गैंग्स बंद है, उनकी पावर जेल के बाहर तक फैली हुई है। अगर गार्ड्स का असली चेहरा सामने आ जाए तो गैंग्स उनकी फैमिली तक को निशाना बना सकते हैं। इसलिए हर गार्ड की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है। इसी सिकोट प्रिजन की वजह से एल सल्वाडोर में क्राइम रेट या फिर किडनैपिंग हो, जो कुछ इलीगल काम है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। उनकी ये इमेज एल सल्वाडोर में और पूरी दुनिया में इतनी अच्छी बन चुकी है कि सिर्फ इनके इस रिकॉर्ड प्रिजन वाले पॉलिसीज की वजह से एल सल्वाडोर में टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव होने लगी है। 2023 में एल सल्वाडोर ने रिकॉर्ड टूरिज्म नंबर देखे हैं। आज के टाइम पे एल सल्वाडोर का सीन बिल्कुल बदल चुका है। अब लोग खुलेआम घूम फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं बिना किसी डर के। जो गैंग मेंबर्स बाहर बचे हुए हैं, वो भी क्राइम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े गए तो सीधा सिकोट जेल भेज दिए जाएंगे, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। और इसी वजह से आज एल सल्वाडोर का क्राइम रेट रिकॉर्ड तोड़ तरीके से कम हुआ है। लोग अब हंस खेल कर नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना कि शायद कुछ इनोसेंट लोग भी इस जेल में बंद है। तो सवाल ये उठता है, क्राइम के खिलाफ जंग लड़ने के लिए क्या किसी की फ्रीडम कुर्बान करना सही है? ये डिसीजन आपके ऊपर है। कमेंट करके बताना जरूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।